नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली पर, शिक्षकों के परिवार पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज के सेशन के, आज की क्लास में, आज के प्रैक्टिस सेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। और आपको पता है दोस्तों, प्रत्येक आपके प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन होते हैं 30 क्वेश्चन होते हैं। जो हमारा टारगेट है सीडीपी में 30 ऑफ 30 लाना। और यहाँ पे 30 क्वेश्चन में सारे जो हम दोस्तों 1000 प्लस एमसीक्यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मनोविज्ञान, फिजिकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान प्लस बाल विकास और बाल विकास पेडागोजी सारे यहाँ पे कंबाइंड किया गया, क्योंकि तैयारी दोस्तों 30 ऑफ 30 की चल रही है। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। दोस्तों कल का मॉक क्वेश्चन था, सभी प्यारे मित्र मॉक क्वेश्चन का कमेंट किए थे। जायसवाल सर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इस मॉक क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है। कोई भी एक बच्चा है, उसके वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक जो अच्छी विधि आपकी मनोविश्लेषण विधि है, तुलनात्मक है, विकासी है या सांख्यिकी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे विकासी हो जाएगा। जिन्होंने विकासी ऑप्शन किया था उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जायसवाल सर। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं 30 ऑफ 30 का। यह सेशन लाजवाब होने वाला, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन, हर एक जो आपका क्वेश्चन प्रश्न है आपके एग्जाम पैटर्न पर है। तो पहला प्रश्न है इस सेशन का, इस प्रैक्टिस सेट का, कि दोस्तों गर्भावस्था का समय होता है, गर्भधारण से जन्म तक होता है, जन्म से प्रथम वर्ष तक होता है, गर्भधारण का समय, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। तो गर्भावस्था का जो समय होता है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जी हाँ, गर्भावस्था का जो समय होता है वह दोस्तों गर्भधारण से जन्म तक कहलाता है। यानी दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न इस सेशन का, इस प्रैक्टिस सेट का, कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं होगा। नेगेटिव, जी हाँ नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। अधिगमकर्ता आवश्यक घटक नहीं है, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक आवश्यक घटक नहीं है। तो सीखने की परिघटना में ध्यान दीजिएगा, सीखने की परिघटना में जो आवश्यक घटक वह शिक्षक नहीं होगा। यहाँ पे आवश्यक घटक सीखने की परिघटना में शिक्षक आवश्यक नहीं है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन्होंने डी किया है बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में बताना भी सभी प्यारे मित्र 30 में से आप लोगों का स्कोर कितना है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन टीचर्स फैमिली पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और फैमिली पर अपने परिवार पे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। तीसरा प्रश्न है, शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपकी नियुक्त होगी जब आपके विद्यालय में जाएंगे। तो ये बताइए दोस्तों, शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए जो है विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, या बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना, और शिक्षार्थियों के सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। यह आपका ऑप्शन नंबर सी है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए संभव उपाय करना, या धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्यालय में जो व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं उनको संबोधित करना हो तो विद्यालय बच्चों में किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो विद्यालय जो सहयोग उपलब्ध करवा सकता है वह बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों के सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, आइए देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। जी हाँ, सीखने के लिए हमें अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, अधिकतम रूप से हमें मोटिवेट करता है सीखने के लिए। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा होगा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति होगी,
या लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्ट होगी या बाह्य कारक होंगे। तो कौन दोस्तों सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करता है, वह सभी प्यारे मित्र जानते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। हमारा लक्ष्य प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि कि हमें शिक्षक बनना है, अध्यापक अध्यापिका बनना है, राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देना है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका शिक्षकों को होता है। इसलिए जायसवाल सर सभी शिक्षकों को नमन करते हैं दोस्तों। राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जी हाँ कह रहा है कि शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जो शिक्षार्थी होते हैं वह व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, यानी अगर जो विद्यार्थी होते हैं व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अपनों में व्यक्तिगत जो होते हैं उनकी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो आप शिक्षक के रूप में आपको सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, या आपको कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या आपको परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या आपको यानी शिक्षकों को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना है, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना है। विविध अनुभव उपलब्ध कराएंगे, यानी अनेक प्रकार के जब अनुभव उपलब्ध कराएंगे तो बच्चों में क्या होगा, व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये शिक्षक को आप अगर ऐसा करेंगे कि सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध करा दिए जाएंगे तो ये क्या होगा, बेनिफिट होगा विद्यार्थियों के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आई होप सभी प्यारे वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। ये 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। शास्त्रीय अनुबंधन दर्शाता है, यह दोस्तों आपका बाह्य अनुबंधन सिद्धांत दर्शाता है, अपरेंट अनुबंधन सिद्धांत दर्शाता है, यह सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। तो ऐसा सिद्धांत जो अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है, वह दोस्तों आपका अपरेंट अनुबंधन सिद्धांत दर्शाता है। इसका एक और नाम है, अगर वह नाम आता तो आप लोग वाकई में आंसर दे देते। इसका अदर नाम क्या है दोस्तों, इसका अदर नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। जी हाँ, ऑपरेंट अनुबंध को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दोनों नाम से सकते हैं। अगर यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत होता तो आप लोग को डेफिनेटली आप यही ऑप्शन करते, लेकिन ऑपरेंट अनुबंधन भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है, तैयार रखना है। दोस्तों बच्चा किस प्रकार सीखता है, जो बच्चा होता है, बालक बालिका होते हैं, तो एक जो बच्चा है वह किस प्रकार सीखता है, पुस्तकें पढ़कर सीखता है, परिचर्चा द्वारा सीखता है, प्रश्न पूछकर सीखता है, या कई प्रकार से सीख सकता है। तो बच्चा सभी लोग जानते हैं कई प्रकार से सीख सकता है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई निश्चित नहीं होता कि बच्चा पुस्तक पढ़ के ही सीखेगा या परिचर्चा करके या प्रश्न पूछकर, तो कई प्रकार से बच्चा क्या है, सीख सकता है। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दोस्तों एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में क्या लाभकारी नहीं है। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में छात्र का अभिप्रेरण विकास लाभकारी नहीं है, सहकर्मी संचार का विकास, या छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, या खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आपके ऑप्शन से ही आंसर पता चल जाता है, आपके ऑप्शन पे ही, कि खोज और सक्रिय अधिगम का ह्रास। जो आप खोज करते हैं उसकी कमी आना, जो आपकी सक्रियता होती है, क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, मोटिवेशन होता है, जो आप गतिशीलता होती है आप में अधिगम में, उसका ह्रास हो जाना। तो यह तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम पाठ्यक्रम के लिए लाभकारी तो नहीं होगा कि आप जो कोई खोज कर रहे हैं उसके अधिगम में कमी आए, जो आप सक्रियता दर्शा रहे हैं उसमें कमी आए बच्चों में, तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, लाभकारी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ही था, तो कारगिल युद्ध में शहीद हुए। उन्हें संभवतः दोस्तों असाधारण अनुभव की इच्छा थी, आत्मसिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा थी, अपने परिवार के लिए ख्याति प्राप्त करना था। तो ये एक आपका आईक्यू टेस्ट करता है, यही कहलाता है दोस्तों
फिजिकोलॉजी, जी हाँ, मनोविज्ञान यही कहलाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा कि अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में शहीद हुए, उन्हें संभवतः दोस्तों क्या होगा, आत्मसिद्धि प्राप्त की इच्छा थी। क्या है, आत्मसिद्ध हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। किस अवस्था तक बालक की जो दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं? जब बालक 3 से 4 वर्ष तक की अवस्था तक, 6 से 7, 8 से 9, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो श्रवण इंद्रिय यानी बच्चा जब सुनता है, जब बच्चा पैदा होता है तो आप लोग देखते होंगे जब लगभग 2 या 3 साल का बच्चा हो जाता है तो सुनने लगता है। आप जब पुकारते हैं तो बच्चा क्या है, उस तरफ क्या है, चेहरा करता है, ठीक है, देखने लगता है। और श्रवण इंद्रियां जो होती है यानी कहीं से भी आवाज आएगी बच्चे की नजर उधर जाती है, ठीक है, उधर सिर जाता है बच्चा का। यानी पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाता है बालक की अवस्था, दृष्टि एवं देखता भी है, सुनता भी है, जहां सुनेगा बच्चा वहीं देखते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां जो है पूर्ण रूप से बच्चे में विकसित होती है, वह अवस्था 3 से या 4 अवस्था तक है, ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या थर्स्टन। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया तो आपको स्पीयरमैन करना है, क्योंकि सामान्य में सा आता है, सावर्ण आ रहा है, और स्पीयरमैन में भी सावर्ण आ रहा है। तो इन सा के वर्ण से आपका मेल जो है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत प्रतिपादन स्पीयरमैन हो जाएगा। जी हाँ, सा वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, सामान्य सिद्धांत, तो आपका क्या हो जाएगा, स्पीयरमैन। ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने का नियम नहीं है, ये आपको बताना है। तत्परता का नियम, ये भी सीखने का नियम है। प्रभाव का नियम सीखने का नियम है। अभ्यास का नियम है, ठीक है, जी हाँ। तो आपका तनाव का नियम यह सीखने का नियम नहीं है। मुख्य नियम 3 है और गौण नियम कितने हैं? 5 है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन जो है सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? अब आपको बताना है कि सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित आपके पावलॉव हैं, स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं या कोहलर हैं। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं आप लोग दोस्तों क्या हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु व ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। तो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित आपके कोहलर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? हम कोहलर की बात कर रहे हैं, यानी राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए दोस्तों देख लेते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान बताना। आपको जो मूल्यांकन की प्रक्रिया का सोपान है वह उद्देश्य का निर्धारण करना होता है, या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, या मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण करना, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो मूल्यांकन के सोपान ये सभी होंगे। उद्देश्य का निर्धारण करना भी होता है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण भी करना है, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण भी करना है। तो ये सभी क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कहलाएंगे। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर, जो शिक्षक हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब बच्चा कोई गलती करता है, विद्यार्थी शिक्षार्थी बालक बालिकाएं, तो आप थोड़ा बहुत डांटते हैं। यानी शिक्षक द्वारा जब कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर में आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का, या प्रतिक्रिया निर्माण का बनता है। यानी कि किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल देना। आप शिक्षक है, आप बच्चों को डांटते अच्छे के लिए डांटते हैं कि बच्चा गलती ना करे, बच्चा अच्छी तरह से पढ़े लिखे सारी चीज़ें, और वो बच्चा जाकर अपने छोटे भाई बहन पर गुस्सा जाहिर करता है, तो यह उदाहरण क्या कहलाएगा? विस्थापन का कहलाएगा। यानी कि यहाँ का गुस्सा यहाँ विस्थापित कर दिया गया, शिक्षक का गुस्सा अपने छोटे भाई बहन पर दिखाया गया, तो यह कहलाएगा विस्थापन का उदाहरण कहला जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट बंडूरा सिद्धांत की बात कर रहे हैं। यह सिद्धांत सामाजिक अधिगम से संबंधित है, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत से, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा दोस्तों किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपके सामाजिक, जी हाँ, जब भी अल्बर्ट बंडूरा की बात कहा जाए ये सामाजिक सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की अवस्था पूछा गया है। व्यक्तिवृत्त अध्ययन होगा,
अधिगम एवं वृद्धि होगा, या उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था कहलाती है वह दोस्तों क्या कहलाती है? सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका फीडबैक दोस्तों उम्दा है, लाजवाब है। जी हाँ, जी हाँ, व्यक्तित्व विकास का जो अवस्था कहलाती है वह आपकी अधिगम एवं वृद्धि हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम और वृद्धि कहलाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? जो शिक्षण होता है दोस्तों, ठीक है, इसको अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? परीक्षाओं का आयोजन करके बदला जा सकता है, या रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके बदला जा सकता है, सामने शिक्षण पर बल देकर बदला जा सकता है, या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर बदला जा सकता है। तो शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाकर बदला जा सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है, 101% श्योर एंड प्योर सिलेक्शन होगा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट, हर एक सेशन, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक क्लास आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस स्थिति पर बच्चे यह जाने कि नियमकम को आपात स्थितियों में तोड़ा जा सकता है। यानी जो हमने नियम ठीक है बनाया कि हमें सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना है और रात के 9 या 10 बजे तक पढ़ना है, ठीक है, नाइट में, या सुबह हमें 6 बजे उठकर 2 घंटा तक पढ़ना है, 8 बजे तक पढ़ना है, जो हमने नियम बनाया है, तो आपात स्थितियों में इस नियम को तोड़ा जा सकता है। किस स्थिति पर बच्चे यह जाने? परायता अधिकार में, स्वायत्ता किशोरावस्था, व्यतिक्रम, या परतंत्रता पारस्परिकता की बात करेंगे। जी हाँ, तो किस स्थिति पर बच्चे यह जाने कि नियमकम को आपात स्थिति में तोड़ा जा सकता है? जो भी नियम है उसको दोस्तों देखिए जी, स्वायत्ता किशोरावस्था की स्थिति पर बच्चे यह जाने, ठीक है, जो आपकी स्वायत्ता किशोरावस्था की अवस्था होती है, इस स्थिति पर बच्चा जो है अपने नियमकम को आपात स्थिति में तोड़ सकता है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जी हाँ, बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत, ठीक है, पदानुक्रमिक का सिद्धांत आपके फ्रायड ने प्रतिपादित किया, मैरेल, कोहलर, या बर्ट व वर्नर ने किया था। ठीक है, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि बुद्धि की बात कर रहे हैं। बुद्धि क्या होती है? एक प्रज्वलित होती है। जब आप में बुद्धि आती है तो आपका जो अपने आप आपका जो बॉडी है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, पॉजिटिविटी होती है, थॉट्स होते हैं, वो एक प्रज्वलित होता है। यानी कि प्रज्वलित करने के लिए किसकी जरूरत होती है? लालटेन में बर्नर की जरूरत होती है। बर्नर को जैसे वॉल्यूम होता है ना, कि वॉल्यूम अगर ठीक है अप करेंगे तो बढ़ेगा और डाउन करेंगे तो घटेगा, वैसे ही बर्नर में एक होता है, ऐसे लगा रहता है। अगर आप इस तरह घुमाएंगे तो क्या है, आपकी जो लव होगी वो बढ़ेगी लालटेन में, लेकिन अगर घटाएंगे तो घटेगी। अर्थात बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट और वर्नर ने किया, आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवक्ता कौन है? बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, बुद्धि के ठीक है त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक आपके मैरिल हैं, गिलफोर्ड हैं, थर्स्टन हैं, या स्किनर हो जाएंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक पूछा जाता है तो एक ही नाम हमारे जुबान पर आता है, हमारे मुख पर आता है, वह होता है दोस्तों गिलफोर्ड। जी हाँ, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड कहलाते हैं। और इनके जो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत पे जो 3 तत्व हैं आपके, बुद्धि के जो त्रिआयामी सिद्धांत, इनके 3 तत्व क्या है? ये पहली है संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु, और तीसरा आपका उत्पाद है। ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध त्रिआयामी सिद्धांत में तत्व कौन से हैं? वे 3 तत्व संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे लिंक आपको दे दी जाएगी डिस्कशन पर। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम पर नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा है का चैनल है, शिक्षकों का परिवार है, टीचर्स फैमिली है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं और जायसवाल सर या अपने अवर फैमिली टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहां पर डायरेक्टली जायसवाल सर से मैसेज, बातचीत, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है? जी हाँ, निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन एक
यह एक गति परीक्षण है, यह एक शक्ति परीक्षण है, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, यह एक विशेष योग्यता परीक्षण होती है दोस्तों। जी हाँ, कौन निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है? तो आप लोग जानते हैं कि यह एक विशेष योग्यता की बात करेंगे। जी हाँ, यह एक विशेष योग्यता का परीक्षण है। यह निष्पादन परीक्षण सबसे सही वर्णन करता है निष्पादन के लिए कि यह एक विशेष योग्यता का परीक्षण है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सभी प्यारे मित्र अंत में कमेंट करेंगे कि आज इस सेशन में, आज इस प्रैक्टिस सेट में 30 आप में से आप लोगों का स्कोर कितना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपकी नियुक्त होगी, आप बालक, ठीक है, बालक बालिकाओं के जाएंगे, गांव में विद्यालय में जाएंगे, शहर के विद्यालय में जाएंगे, पढ़ाएंगे, और आप देखेंगे आपके कक्षा में जो अभिभावक है आपसे विद्यालय में मिलने ही नहीं आते हैं, बताने ही नहीं आते हैं कि बालक उनका कैसा है, ठीक है, बालिका कैसी है। तो आप जो है बच्चों की अपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, या आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे कि आपके पापा मम्मी नहीं आते हैं, आपको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर अभिभावक बच्चे के नहीं आ रहे हैं तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समायोजन की विधियां होती हैं। समायोजन की विधियां कुंठा से होती है, संघर्ष से होती है, एक व दो दोनों, या धन से होती है। तो धन शब्द पेडागोजी शिक्षा शास्त्र शिक्षक में आपका नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव शब्द माना जाता है, नेगेटिव ऑप्शन माना जाता है, नकारात्मक, ठीक है, शब्द माना जाएगा। तो समायोजन की विधियां कुंठा से होता है या संघर्ष से, अर्थात फर्स्ट और सेकंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 प्रश्न और लाजवाब करेंगे, साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? जो वाइगोस्की का सिद्धांत है उसके विकास में किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? सामाजिक पहलू की, सांस्कृतिक, जैविक, या भाषाई? तो जो दोस्तों आपके वाइगोस्की का सिद्धांत है, वाइगोस्की का समाज से बहुत बड़ा लगाव है, जुड़ाव है, ये आपको नोट कर लेना है। तो वाइगोस्की के सिद्धांत विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? तो जैविक पहलू की उपेक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे कि सामान्य बुद्धि के कारक बताना है। नॉर्मल आईक्यू के आपके जो है कारक बताना है कि एक कारक जो उसके स्तर के बारे में भविष्यवाणी करता है, यहाँ तक एक बालक में सुधार किया जा सकता है, या बुद्धि के समान वितरण के मानक विचलन हो जाएगा, या मानसिक योग्यता का मापन करने के लिए समान शब्द हो जाएगा, या एक बालक के बुद्धिलब्धि का विकास करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन। तो समान बुद्धि का कारक क्या कहलाएगा? तो समान बुद्धि का कारक यही है कि बुद्धि के समान वितरण में मानक विचलन, ये समान बुद्धि का कारक कहलाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्तित्व भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। आप अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, तो व्यक्तित्व भिन्नता के मिलन के संबंध में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, या एक व दो, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्यक्तित्व भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की जो भूमिका होनी चाहिए वह होनी चाहिए आपका व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना, और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करना, अर्थात फर्स्ट और सेकंड दोनों भूमिका होनी चाहिए। अगला प्रश्न आइए दोस्तों देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है, यह विश्वास करता है कि जब आप अपने विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, बालक बालिकाओं को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करते हैं तो यह विश्वास करता है कि विद्यार्थी एक जैसा कार्य दिया जाना पसंद नहीं करते हैं, या इससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है, या विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, या शिक्षार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते हैं। एक अध्यापक होने के नाते जो आप लोग देखते होंगे नॉर्मल तौर पर विद्यार्थी शिक्षार्थियों को अलग अलग प्रकार कार्य प्रदान करते हैं। जैसे आप टीटी या कोई भी टीटी का आपके एग्जाम देने जाएंगे, फाइट करने जाएंगे, उसमें भी सेट बनाया जाता है, ABCD PQRST, ठीक है, MNOP, ऐसा सेट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? इसका यही कारण कि विद्यार्थियों में सभी लोग जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। आपके लिए नहीं दोस्तों, केवल विद्यार्थियों के लिए है, बतौर एग्जाम्पल है, बतौर उदाहरण आपको यह थोड़ा चीज़ें ठीक है बताई जाती हैं एक्स्ट्रा पर। तो देखिए विद्यार्थियों में जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है यह अध्यापक को
या अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य प्रदान करते हैं कि विद्यार्थी किसमें कौन सा निपुण है, कोई लिखने में होता है, कोई अलग सोच होती है सबकी, तो विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इसके लिए यह विश्वास करता है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित गतिविधि होगी। जो विद्यार्थी प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनके लिए उचित गतिविधि आपको बताना है कि एक साथ 5 पाठों को अंत में दिए गए अभ्यासों को एक साथ हल करना, या उन्हें अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना, या हाल ही में हुए शिक्षार्थियों में आयोजित एक खेल पर रिपोर्ट लिखने के लिए कहना, या दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। तो दोस्तों कौन सा जो है प्रतिभावान शिक्षार्थियों के लिए एक सबसे उचित गतिविधि है? आई थिंक मेरे हिसाब से दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना होगा। आपके अकॉर्डिंग कौन सा है? नीचे आप लोग भी अपना फीडबैक, अपना कमेंट बता सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक लाजवाब है। और जायसवाल सर के साथ टीटी एग्जाम, लेट्स क्रैक इट टीटी एग्जाम। जी हाँ, बिल्कुल क्रैक करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग है। और आज का मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दोस्तों, कि बोलने को प्रभावित करने वाली गतिक विकार को क्या कहा जाता है? जो आपके बोलने को प्रभावित करने वाली गतिक विकार होती है उसको अप्रेक्सिया, अफेजिया या डिस्फोनिया या शब्द फोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करके फीडबैक करेंगे। तो दोस्तों ये सेशन, ये क्लास, ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। और ऐसे क्लासेज के लिए, ठीक है, टीटी एग्जाम, लेट्स क्रैक इट के लिए जरूर जायसवाल सर को फॉलो करें, ये परिवार को फॉलो करें, टीचर्स फैमिली को फॉलो करें। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को विजिट करें। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सारी क्लासेज, हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।